दोस्तों अगर आपको मंगल ग्रह पे भेज दिया जाए तो क्या करेंगे आपको? अगर इमेजिन करिए कि आपको अगर मंगल ग्रह पे भेज दिया जाए, कल्पना कीजिए, कल्पना यानी इमेजिन, इमेजिन कीजिए कि आप मंगल ग्रह पे हैं, यानी इमेजिन कीजिए कि आप मंगल ग्रह पे हैं, तो आप क्या करेंगे मंगल ग्रह पे? मंगल ग्रह पे किसी न किसी की एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, किसी न किसी चीज़ की खोज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ आपसे सवाल पूछेंगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ जो है आपसे सवाल पूछेंगी, तो आप जिन जगह पे जाएंगे उस जगह का नामकरण करेंगे। जैसे मैं अगर कहीं जाता हूँ तो उस जगह का जरूर ना कुछ तो नाम रखूँगा। यानी अगर आप जाएंगे मंगल ग्रह पे तो कुछ ना कुछ चीज़ का खोज करेंगे, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कुछ भी चीज़ की खोज करेंगे, और जो है किसी भी चीज़ की खोज करेंगे और वहाँ पर नामकरण करेंगे, यानी वहाँ उस जगह का नाम रखेंगे, यानी कुछ ना कुछ जो है उसका नाम रखेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो है आपसे सवाल पूछेंगी। लेकिन अगर मैं मंगल ग्रह पे जाता हूँ तो मैं ये देखूंगा कि क्या यहाँ पर जो संसाधन है, क्या यहाँ पर जो प्रक्रिया है वहाँ पर पृथ्वी पर जो प्रक्रिया पृथ्वी पर है वह प्रक्रिया यहाँ पर है या नहीं है, कैसे यहाँ पर जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे संसाधन होंगे और कैसे यहाँ पर संसाधन होंगे, इस चीज़ को मैं देखूंगा। और जो है प्राचीन काल में हमें पृथ्वी के बारे में कुछ खास पता नहीं था, यानी प्राचीन काल में हमें पृथ्वी के बारे में कुछ खास पता नहीं था, लेकिन उस समय के लोग कल्पनाशील हुआ करते थे, यानी कल्पना करने वाले हुआ करते थे, इमेजिन करने वाले हुआ करते थे। उस समय लोगों ने सोचा कि आखिर जो है पृथ्वी का साइज कैसा है, यानी पृथ्वी का जो है साइज कैसा है, पृथ्वी का साइज कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है, यानी जो है पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का साइज कैसा है और पृथ्वी कैसे दिखती है, उस समय लोग कल्पना किया करते थे। और यूनानी सभ्यता में ये कहा गया है, यूनानी सभ्यता में ये कहा गया है कि जो पृथ्वी है, यानी जो पृथ्वी हमारी है वो फ्लैट डिश है, यानी फ्लैट डिश का मतलब होता है कि चपटी है, यानी पृथ्वी जो है चपटी है। अगर हम पृथ्वी के कोने पे जाएंगे तो गिर जाएंगे, यानी हम पृथ्वी के कोने पे जाते हैं तो गिर जाएंगे। जो यूनानी सभ्यता में कहा गया था कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट डिश है, यानी चपटी है, अगर हम कोने पे जाएंगे तो गिर जाएंगे। उस समय कल्पना किया गया था, उस समय यह सिर्फ एक कल्पना थी, ना कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण था, क्योंकि उस समय विज्ञान का विकास भी नहीं हुआ था, यह सिर्फ एक कल्पना थी। लेकिन आज जो साइंस का विकास हुआ है इससे पता चला है कि जो पृथ्वी है वो गोल है, लेकिन उस समय एक सिर्फ कल्पना थी, ना कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण था, न कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था। लेकिन अब हम समझेंगे कि जो यहाँ पर जो इस तरह पहले हमें ज़्यादा महाद्वीपों के बारे में पता नहीं था, कुछ ही महाद्वीप थे जिनके बारे में हमें पता था। और यहाँ पर था यूनान था, और यहाँ पर था मिस्र, और यहाँ पर था लीबिया। यही लीबिया है जो आगे जाकर अफ्रीका बना, यह लीबिया था। लेकिन बाद में यूनान से एक धर्म जन्म लेता है, यानी यहाँ से एक धर्म का उदय होता है जिसका नाम होता है क्रिश्चियन, यानी क्रिश्चियन धर्म जन्म लेता है, क्रिश्चियन धर्म जन्म लेता है, यानी ईसाई धर्म जन्म लेता है यहाँ से, और अपना वर्चस्व बनाने लगता है। यानी यूनान से एक धर्म जन्म लेता है, ईसाई धर्म, और अपना वर्चस्व कायम करने लगता है, अपना वर्चस्व बनाने लगता है। और बाद में लीबिया से एक धर्म जन्म लेता है जिसका नाम होता है इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म। आप कहेंगे कि नहीं जी हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, तो मैं यहाँ पर हिंदू धर्म का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सिर्फ बात कर रहा हूँ इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, क्योंकि जो यूनान से एक धर्म जन्म लिया था तो यहाँ पर भारत था, ये वाला हिस्सा क्या था, वो भारत था जो हिंदू धर्म था। यानी यूनान से एक धर्म जन्म लिया जिसका नाम होता है क्रिश्चियन, और मिस्र से एक धर्म जन्म लेता है जिसका नाम है इस्लाम, और दोनों अपने बीच वर्चस्व बनाने लगते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, हमारा धर्म सबसे बड़ा है। तो इन दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई होती है, इस्लाम और ईसाई के बीच जो है वर्चस्व की लड़ाई होती है कि आखिर जो है कौन धर्म बड़ा है। तो इस युद्ध को कहते हैं, तो क्रिश्चियन वाले इस युद्ध को कहते हैं, तो वो कहते हैं क्रूसेड कहते हैं, यानी क्रूसेड कहते हैं, जबकि इस्लाम वाले इस युद्ध को कहते हैं तो जिहाद कहते हैं। यानी इस्लाम वाले इस युद्ध को कहते हैं तो जिहाद कहते हैं, जबकि यूनान वाले इस युद्ध को कहते हैं तो क्रूसेड कहते हैं, तो यूनान वाले कहते हैं। और पहले जो हमें पृथ्वी पर 3 ही महाद्वीप के बारे में पता था, इसमें 3 ही महाद्वीप के बारे में हमें पता था, यानी 3 महाद्वीप के बारे में पता था। पहला था यूनान यानी यूरोप, पहला यूरोप था, और दूसरा अफ्रीका के बारे में पता था, और तीसरा जो है एशिया के बारे में पता था,
यानी पृथ्वी पर में तीन ही महाद्वीप के बारे में पता था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप के बारे में पता था। लेकिन बाद में खोज का दौर चालू होता है, यानी खोजने का दौर चालू होता है, किसी चीज़ की नए नई चीज़ों को खोज करने का दौर चालू होता है। और जो है और भी महाद्वीप का खोज किया जाता है, जैसे जो है आर्कटिक, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया, और जो है और भी जैसे महाद्वीप की खोज की जाती है। आर्कटिक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंटार्कटिक हो गया, इस सब महाद्वीप को खोज किया जाता है। अभी तक महाद्वीप की संख्या है तो 7 महाद्वीप की संख्या है, यानी अभी महाद्वीप है तो 7 महाद्वीप है। यानी पहले हमें 3 ही महाद्वीप था, लेकिन बाद में जो है कई सारे महाद्वीप को खोज की जाती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे महाद्वीप की खोज की जाती है, यानी इस सब महाद्वीप की खोज की जाती है। हालांकि जो एशिया का नाम एशिया इसलिए पड़ा था कि क्योंकि जब सूर्य उदय होता है, यानी जब सूर्य उगता है तो पूरब से सूर्य जो उदय होता है तो पूरब से होता है, यानी पूर्व से होता है। तो जो पूर्व को कहा जाता है, यानी जब सूर्य उदय होता है तो उसे लैटिन भाषा में, यानी लैटिन भाषा में इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एशिया, इसलिए इसका नाम एशिया पड़ा। जबकि सूर्य जब अस्त होता है, जब सूर्य डूबता है तो उसे जो है लैटिन भाषा में यूरोपा कहा जाता है, यानी उसे यूरोपा कहा जाता है। इस यूरोपा से यूरोप नाम पड़ा, यानी इस यूरोपा से ही जो है यूरोप का नाम पड़ा। हालांकि जो है अफ्रीका का नाम अफ्रीका इसलिए पड़ा क्योंकि इससे पहले इसका नाम लीबिया हुआ करता था। इसका कुछ खास प्रमाण नहीं है कि आखिर जो है अफ्रीका का नाम अफ्रीका कैसे पड़ा, लेकिन उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब एक अमेरिगो वेस्पुजी नामक एक महान व्यक्ति थे, यानी अमेरिगो वेस्पुजी, अमेरिगो वेस्पुजी नामक एक व्यक्ति थे, अमेरिगो वेस्पुजी नामक एक महान व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो कोलंबस ने जो क्यूबा महाद्वीप का खोज किया है, वहाँ पर सिर्फ क्यूबा महाद्वीप नहीं है बल्कि वहाँ पर 2 बड़े भूखंड है, यानी 2 बहुत बड़े भूखंड है, यहाँ पर 2 बहुत बड़े जो है स्थल है। तो उन्होंने इस बारे में जाकर बताया था। तो उस समय के जो एटलस लिख रहे थे जिनका नाम था वर्ल्ड सी मूलर, उस समय जो एटलस लिख रहे थे वर्ल्ड सी मूलर, तो इसके बारे उनको जाकर इस बारे में बताया कि वहाँ पर 2 बड़े भूखंड है। तो इनके बारे में जब बताया तो उन्होंने इस एटलस में जो है एक का नाम उत्तरी अमेरिका और एक का नाम दक्षिणी अमेरिका रख दिया, इसलिए उत्तरी अमेरिका का उत्तरी अमेरिका नाम पड़ा और दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी अमेरिका नाम पड़ा। इसी से ही जो है इसी तरह महाद्वीपों का नाम रखे गए थे, जो कि आज तक चलते आ रहे हैं। लेकिन जो यूनान और जो ये इस्लाम और क्रिश्चियन के बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को जो कहा जाता है तो क्रिश्चियन वाले क्रूसेड कहते हैं, जबकि इस्लाम वाले इस युद्ध को जिहाद कहते हैं। लेकिन आगे जाकर इस्लाम वाले ने कह दिया कि हमारे क्षेत्र से कोई नहीं आएगा जो इस्लाम धर्म को नहीं अपनाता है, यानी जो इस्लाम धर्म को अपनाता है वही हमारे क्षेत्र से आ सकता है, अगर जो इस्लाम धर्म को नहीं अपनाता है वो हमारे क्षेत्र से नहीं आ सकता है। जब इधर से आने में मना कर दिया गया तो यूरोप वालों ने सोचा कि अगर हमें भारत जाना है, यानी अगर हमें भारत की तरफ जाना है तो नए रास्ते की खोज करनी पड़ेगी, यानी नया रास्ता का कोई ना कोई रास्ता का खोज करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि हम सागर से होकर जाते हैं, यानी सागर की तरफ से होकर जाते हैं। लेकिन उस समय उतना विज्ञान का विकास नहीं हुआ था कि हमें इस तरह से पता चला कि सागर की तरफ जाया जाए। लेकिन उस समय ये कल्पना थी कि उस समय जो हमने बताया कि जो पृथ्वी थी वो उस समय कल्पना ये थी कि पृथ्वी जो है फ्लैट डिश है, यानी चपटी है, अगर हम पृथ्वी के कोने पर जाएंगे तो गिर जाएंगे। तो जो यूनान वाले ने सोचा कि अगर सागर में ज़्यादा जाएंगे, अगर भारत की तरफ हमें जाना है तो हमें सागर से होकर जाना पड़ेगा, इधर इस्लाम वाले जाने नहीं देंगे तो हमें जो है सागर से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन उस समय विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, तो पता कैसे चलता कि यहाँ पर जो है सागर में ज़्यादा अंदर तक जाएंगे तो कहीं नीचे गिर जाएंगे। तो उसके बाद से जो है पुर्तगाल यानी पोर्चुगल और स्पेन ने अपना कमर कस लिया कि हम अपने लोगों को यहाँ इस तरह से जो है सागर की तरफ से भेजेंगे। तो जो है पुर्तगाल के थे वास्को डी गामा, जो भारत के खोज किए थे, यानी भारत में आए थे और पानी के रास्ते भारत में आए थे, जो जान हथेली पर रख कर आए थे। उसके बाद से कोलंबस आया था, जो जाकर क्यूबा देश का खोज किया, जिसका नाम पहले जो है इंडिया हुआ करता था, लेकिन बाद में उसका नाम बदलकर वेस्ट इंडीज़ रख दिया गया। यानी पहले उसका नाम इंडीज़ हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से ये जो वेस्ट में था इसीलिए इसका नाम वेस्ट इंडीज़ पड़ दिया गया, उसका नाम जो है वेस्ट इंडीज़ रख दिया गया। और उसके बाद से जो है इस तरह से जो है नामकरण किया गया। और उसके बाद से जो देखेंगे तो जो ये पृथ्वी है, यानी पृथ्वी है, ये वाला जो हिस्सा है वो पृथ्वी है। और पृथ्वी के जस्ट पोल पर ही एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा, यानी इसे कहा जाता है तो ध्रुव तारा कहा जाता है, यानी पोलर स्टार कहा जाता है। इंग्लिश में इसे
पोलर स्टार कहते हैं, यानी पोलर, इसे पोलर स्टार कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ पर एक सप्तऋषि तारा है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं तो ग्रेट बियर कहते हैं, यानी इसे सप्तऋषि तारे को ग्रेट बियर कहते हैं, इसे ग्रेट बियर कहा जाता है। हालांकि बियर का मतलब भालू होता है और लैटिन भाषा में भालू को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है तो आर्कटिक कहा जाता है, आर्कोटिक कहा जाता है, यानी लैटिन भाषा में जो भालू होते हैं उसे आर्कोटिक कहा जाता है। इसलिए जो यहाँ पर सागर मिला, यानी यहाँ पर जो सागर मिला उसका नाम क्या रख दिया गया, अब इसी के नाम पर रख दिया जाएगा। यानी जो पृथ्वी के ध्रुव पर एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा, इसे हम पोलर स्टार कहते हैं। और इसके जस्ट बगल में एक सप्तऋषि तारा है, यानी सप्तऋषि तारा यानी उर्सा मेजर है, इस तरह से होता है, आपने देखा होगा कई बार। इसी से गांव देहात के लोग में सताहवा भी बोला जाता है। उस सप्तऋषि तारा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो ग्रेट बियर कहते हैं। और बियर का मतलब क्या होता है, भालू, और भालू के लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, तो भालू के लैटिन भाषा में आर्कोटिक कहा जाता है। इसलिए जो यहाँ पर सागर मिला इसका नाम आर्कोटिक सागर रख दिया गया, यानी आर्कटिक सागर रख दिया गया। और इसके जस्ट बगल में जो है, इसके जस्ट अपोजिट में जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूखंड मिला जिसका नाम जो है एंटी, यह जो इसके एंटी है, यानी ये जो इसके एंटी जस्ट नीचे है, इसलिए इसका नाम एंटी आर्कटिक रख दिया गया। ये आर्कटिक सागर है, यह जो है एंटी आर्कटिक सागर है, जो आर्कटिक सागर, और ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप यानी अंटार्कटिका, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट है इसलिए इसे एंटार्कटिक, इसका नाम एंटार्कटिक रख दिया गया। और देखेंगे तो भारत में पूरी दुनिया में लगभग 4 महासागर है। हालांकि 5वां महासागर तो जो है आर्कटिक बना दिया गया है, लेकिन पहले जो है 5वां महासागर जो है एंटी आर्कटिक को भी बना दिया गया है, लेकिन महासागर की संख्या 4 ही है, 4 महासागर है। तो हालांकि 5वां जो ये बनाया गया है, अभी बनाया गया है 5वां एंटार्कटिक महासागर, जिसमें 4 महासागर है। तो कौन कौन से महासागर हैं, पहला है पैसिफिक ओशियन, यानी पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन, यानी अटलांटिक महासागर, और इंडियन ओशियन यानी इंडियन ओशियन कहते हैं, यानी हिंद महासागर। और एक होता है एंटी आर्कटिक यानी एंटार्कटिक, और जो है आर्कटिक, अभी आर्कटिक, यानी 5 महासागर है। अभी 5वां बनाया गया है, लेकिन अभी 5 महासागर है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक और आर्कटिक ओशियन है। और जो है अब हम अमेरिका में देखेंगे कि अमेरिका के बारे में समझेंगे। हमने अमेरिका के भौतिक भूगोल के बारे में भी बता दिया था, अमेरिका का जो है भौतिक भूगोल हमने बताया था। ये दूसरा क्लास है। हमने आपको उत्तरी अमेरिका का चित्र बनाना सिखाया था। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। हालांकि जो है अमेरिका जो है यूएसए यानी संयुक्त अरब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए हो गया। इसमें 50 राज्य हैं, यानी इसमें 50 राज्य है। जिस तरह से भारत में 28 राज्य है, उसी तरह से जो अमेरिका में 50 राज्य है। हालांकि अमेरिका के मुख्य भूमि में, यानी जो मुख्य भूमि है उसमें 48 राज्य ही है, यानी मुख्य भूमि में 48 राज्य है। जबकि इसका एक हिस्सा है जिसका नाम है अलास्का, इसका एक हिस्सा है जिसका नाम है अलास्का, जिसे रूस से खरीद लिया है। तो इसका एक हिस्सा हो गया अलास्का हो गया। अलास्का जो है अमेरिका का ही है, जिसने रूस से खरीद लिया है। यह जो अमेरिका है, अमेरिका का मुख्य भूमि में 48 राज्य आ जाते हैं, जबकि 49वां राज्य जाता है
तो वो अलास्का आ जाता है। जबकि 50वां आ जाता है तो वो हवाई द्वीप है, यानी ये हवाई द्वीप जो है अमेरिका का ही है। तो ये 50वां राज्य है इसका ये 50वां राज्य है। अमेरिका की मुख्य भूमि में 48 और 49वां जो है अलास्का में है और 50वां हवाई द्वीप में जो है आ जाता है। और जो है अमेरिका और कनाडा, यानी कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर बनाता है, यानी कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर बनाता है वो 49 डिग्री अक्षांश रेखा बनाता है। यानी अक्षांश रेखा क्या होता है, यानी अक्षांश रेखा बनाता है 49 डिग्री अक्षांश रेखा। जिस तरह से ये पृथ्वी है, ये देशांतर रेखा हो गया और ये अक्षांश हो गया, ये अक्षांश रेखा हो गया। अक्षांश रेखा एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और जो कुल अक्षांशों की संख्या है तो 181 है। इसमें ये बीच वाला जो है विषुवत रेखा है वो एक ऊपर जो होता है वो 90 होता है, 90 ऊपर होता है, 90 साउथ में होता है और एक बीच का विषुवत रेखा होता है। इसलिए कुल मिलाकर अक्षांशों की संख्या 181 हो जाती है। तो अक्षांश रेखा यानी जो कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर बनाता है 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो है कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर बनाता है। लेकिन 49 डिग्री अक्षांश रेखा पर ही जो है 5 झील आ जाते हैं, यानी 5 झील आ जाते हैं। जिसमें पहला है हिरोन, ओंटारियो, मिशिगन, जो है 5 झील आ जाते हैं। हिरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। इसमें 5 झील आ जाते हैं। हिरोन, ओंटारियो, ईरी और सुपीरियर झील आ जाते हैं। यानी हिरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर झील आ जाते हैं। जिसमें सबसे बड़ा झील होता है वो सुपीरियर झील सबसे बड़ा झील है, यानी सुपीरियर झील सबसे बड़ा है। सुपीरियर झील सबसे बड़ा झील है और सबसे छोटा झील है तो वो है ईरी, सबसे छोटा झील है। यानी ईरी जो है सबसे छोटा झील है तो ईरी है। और सबसे पूरब का झील है तो वो है ओंटारियो। ओंटारियो झील जो है सबसे छोटा झील है, जबकि सबसे बड़ा झील है तो सुपीरियर झील जो है वो सबसे बड़ा झील है तो सुपीरियर झील है। उसके अलावा देखेंगे तो कनाडा में जो है 4 झील आ जाते हैं, 4 झील आते हैं कनाडा में। पहला होता है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, याथाबास्का, रेनडियर और विनिपेग आ जाते हैं। यानी 5 झील आ जाते हैं। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, याथाबास्का, रेनडियर और विनिपेग जो है 5 झील आ जाते हैं। हालांकि इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ तो इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं, यानी आखिर इतनी झीलों का निर्माण ही क्यों हुआ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इतना ज़्यादा झीलों का निर्माण कैसे हुआ। जैसे आपने जो है फिनलैंड के बारे में सुना होगा, जिन्होंने झीलों का देश भी कहा जाता है, जिसमें हज़ारों झील आ जाते हैं। जैसे फिनलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा झील किस देश में है तो देखेंगे तो फिनलैंड में सबसे ज़्यादा झील है। और फिनलैंड कहाँ आता है तो उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। तो आखिर इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ, आखिर इन झीलों का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इनका झीलों का निर्माण हुआ, तो हम देखेंगे कि आखिर झीलों का निर्माण कैसे हुआ, इतने ज़्यादा झील कैसे बने। आपने कनाडा के अगर मैप खोल के देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा झील है। आखिर जो है इतना झील जो है निर्माण कैसे हुआ, तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ध्रुवों पर हम जानते हैं कि बर्फ़ जमा होता है, यानी पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ़ जमा होता है। लेकिन आज देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन की वजह से, यानी ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में वैश्विक तापन कहा जाता है, यानी वैश्विक तापन की वजह से आज जो है ये बर्फ़ पिघल रहे हैं। आज ये बर्फ़ पिघल कर जो है पिघल रहे हैं, जिसके कारण से जो समुद्र का स्तर है वो धीरे धीरे जो है समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, यानी ऊपर आ रहा है, समुद्र का स्तर जो है ऊपर आ रहा है। लेकिन पिछले 2 मिलियन साल पहले, यानी 2 मिलियन साल पहले हिमानी युग था। हिमानी युग में बहुत ज़्यादा ठंडा युग था, यानी बहुत ज़्यादा एरिया में बर्फ़ जम गया था। यानी ज़्यादातर हिमानी युग में जो है ज़्यादातर एरिया में बर्फ़ जमा हुआ था, यानी ज़्यादातर एरिया में बर्फ़ जमा हुआ था। जब ज़्यादातर एरिया में बर्फ़ जमा हुआ था तो हम जानते हैं कि जब बर्फ़ जमता है तो अपने साथ मिट्टी को भी जमा देता है, ऐसे मिट्टी को जकड़ लेता है। और जब बर्फ़ पिघल कर पीछे हटता है तो मिट्टी को तोड़ते हुए, ज़मीन को तोड़ते हुए पीछे हटता है। यानी जब ये बर्फ़ जब पिघल कर पीछे हटेगा तब ज़मीन अपने साथ तोड़ते हुए पीछे हटेगा, तो अपने पीछे बहुत ज़्यादा गड्ढा छोड़ देगा। बहुत ज़्यादा गड्ढा छोड़ देने के कारण जो है उस गड्ढा में पानी भर जाएगा, और जब पानी भर जाएगा तो झीलों का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। इसी तरह जो है झीलों का निर्माण हुआ था। जो बर्फ़ पिघल कर पीछे हटा तो अपने साथ ज़मीन को तोड़ते हुए पीछे हटा, इसलिए जो है इतने ज़्यादा झीलों का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी जो ध्रुव पर जो है बहुत ज़्यादा जो है झीलों का निर्माण हुआ। हालांकि जब बर्फ़ जमता है तो हमको पता, जब हम जानते हैं कि जब बर्फ़ जमता है तो समुद्र का स्तर नीचे जाता है। यानी जब बर्फ़ जमेगा तो समुद्र जो है नीचे जाएगा, समुद्र का स्तर नीचे जाएगा क्योंकि उसका घनत्व बढ़ेगा। लेकिन जब बर्फ़ पिघलता है, यानी आज वैश्विक तापन की वजह से जो बर्फ़ पिघल रहा है, यानी जब बर्फ़ पिघलता है
तो जो है समुद्र का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब समुद्र का स्तर बढ़ता है, आजकल देखिएगा वैश्विक तापमान की वजह से जब समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, इसलिए छोटे छोटे जो द्वीपीय और जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, यानी द्वीपीय और जो है तटीय देश हैं वो डूब रहे हैं, यानी कोस्टल एरियाज़ जो है, यानी कोस्टल जो एरियाज़ है वो डूब रहे हैं। कोस्टल एरियाज़ जो है छोटे छोटे द्वीपीय देश जो और जो है तटीय क्षेत्र जो है आज जो है इसी वजह से डूब रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि फोल्ड माउंटेन किस तरह से बनते हैं और जो है सरकम क्षेत्र क्या होता है, यानी सरकम क्षेत्र क्या होता है और फोल्ड माउंटेन किस तरह से बनते हैं। तुम देखेंगे कि सरकम क्षेत्र क्या होता है कि आखिर फोल्ड माउंटेन बनते क्या है, कैसे हैं। तो आखिर फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं, तो ये प्लेट है, ये वाला हिस्सा है वो प्लेट है, और एक प्लेट जो है हम जानते हैं कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराते रहते हैं, यानी एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, ये प्लेट जो है आपस में टकराते हैं। और प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत में कहा गया है जिस स्थल पर हम रह रहे हैं वो क्या है, लिथोस्फीयर है, यानी स्थल मंडल है, और हम स्थल मंडल पर ही रहते हैं। और जो है प्लेट विवर्तनी यानी प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत वैगनर ने दिया था, यानी प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत में कहा गया है कि प्लेट जो है आपस में टकराते रहते हैं, यानी आपस में टकराते रहते हैं, यानी प्लेट जो है ये आपस में टकराते रहते हैं, प्लेट जो है आपस में टकराते रहते हैं, इसके कारण से भूकंप भी आता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो दो प्लेट आपस में टकरा रहे हैं ना, वो प्लेट जो है टकराने के बाद से मुड़ जाते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं, और मुड़ जाने के कारण से जो है फोल्ड माउंटेन बनता है, यानी फोल्ड माउंटेन बनता है, फोल्ड माउंटेन बनता है, यानी दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो जो प्लेट मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद से जो है फोल्ड माउंटेन बनते हैं। जिस तरह से हम फोल्ड माउंटेन देखेंगे तो हिमालय क्या है, हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है जो भारत का सबसे फोल्ड माउंटेन है। तो हिमालय पर्वत है जो दुनिया का सबसे बड़ा भी पर्वत है, और जो है अरावली पर्वत क्या है, अरावली पर्वत भी फोल्ड माउंटेन ही है। उसी तरह से जो फोल्ड माउंटेन बनते हैं, यानी दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो मुड़ जाने के कारण जो है फोल्ड माउंटेन, या फिर इसे वलित पर्वत भी कहा जाता है, वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन, या फिर मोड़ेदार पर्वत कहा जाता है, मोड़ेदार पर्वत भी से कहा जाता है, फोल्ड माउंटेन या फिर वलित पर्वत या फिर मोड़ेदार पर्वत भी कहा जाता है। तो अब सरकम क्षेत्र क्या होता है, सरकम क्षेत्र में आखिर क्या होता है। तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि सरकम क्षेत्र, पैसिफिक सरकम क्षेत्र क्या होता है, यानी पैसिफिक सरकम क्षेत्र के बारे में बताइए। तो ये जो सरकम क्षेत्र है यानी पैसिफिक, ये हम जानते हैं कि प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है, और ये जो क्षेत्र है वो क्या है, सरकम क्षेत्र है, इसे क्या कहेंगे, प्रशांत सरकम क्षेत्र कहेंगे। तो हम जानते हैं कि जब दो प्लेट, हमने बताया कि जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो फोल्ड माउंटेन बनता है, भूकंप आता है। तो सरकम क्षेत्र में भी क्या होगा, फोल्ड माउंटेन बनेगा, भूकंप आएगा। और कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा दाब बढ़ जाने के कारण कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दाब बढ़ जाता है, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के बीच बहुत ज़्यादा दाब बढ़ जाता है। इसलिए जो एक प्लेट होता है वो एक प्लेट के दूसरे प्लेट के ऊपर चला जाता है, यानी एक प्लेट जो होता है दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे चढ़ जाता है, और दूसरा प्लेट होता है उस तरह से नीचे घुस जाता है, और जो ज़मीन के अंदर घुस जाता है, ज़मीन के अंदर जब ज़्यादा अंदर तक घुस जाता है तो जो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी के स्थल है, यानी स्थल के नीचे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और इस गर्मी के कारण ये जो पर्वत है वो पिघलने लगता है। जब गर्मी के कारण ये पर्वत पिघलने लगता है तो ये मैग्मा बन जाता है, और जब मैग्मा बन जाता है तो ये मैग्मा जो है ज़मीन से बाहर निकलता है, यानी मैग्मा ये ज़मीन से बाहर निकलता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्केनो या फिर जो है ज्वालामुखी कहते हैं, यानी वोल्केनो कहते हैं, वोल्केनो इसे कहा जाता है, यानी ज्वालामुखी, इसे ज्वालामुखी भी कहते हैं। और तो हम समझ गए कि आखिर जो प्रशांत सरकम क्षेत्र में क्या होता है, प्रशांत सरकम क्षेत्र में जो है भूकंप आता है, फोल्ड माउंटेन बनते हैं, जो और प्लेट जो है एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे कभी कभी चला जाता है, तो दूसरा जो नीचे प्लेट चला जाता है तो पृथ्वी के जो अंदर के ताप के कारण पिघल जाता है, पिघल के मैग्मा बनता है, और ये मैग्मा जो है पृथ्वी के से बाहर निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और हम जो है अगले जो तीसरा क्लास होगा उसमें हम जो है उत्तरी अमेरिका के भौतिक भूगोल को समझेंगे, और हमने पहले क्लास में ये बताया है कि आखिर जो है भूगोल होता क्या है, यानी भूगोल होता क्या है, और हमने ये भी बताया है कि आखिर जो है, और हमने जो है आसपास के एरिया भी बताया, जैसे सागर, जल संधि, स्थल संधि, इसके बारे में बताया है। और आज दूसरा क्लास था, और कल जो है हम उत्तरी अमेरिका के भौतिक भूगोल समझेंगे कि पर्वत, पठार, मैदान और जो है नदी क्षेत्र को भी समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में,
उम्मीद आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।